नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे BA 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि किसी किसी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये उनके लिए है और आप वैसे भी तैयारी के लिए देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं किस प्रकार का आहार रोगी का पोषण स्तर उत्तम बनाए रखने के लिए सक्षम होता है। अगर हम आहार की बात करें तो रोगी को अगर उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखना है तो कौन सा आहार सही होता है, तो वो होता है आयोजित। किसी भी चीज़ जो हम आहार बनाते हैं उसकी योजना बना करके, आयोजित बना करके हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होता है। अगला है आहार विशेषज्ञ के लिए कौन सी क्रिया आवश्यक होती है। तो जो आहार विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए जैसे रोगी से बात करना, रोगी की विचारधाराओं का सम्मान करना, रोगी को प्रोत्साहित करना, तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं वह सभी उनके लिए आवश्यक होता है। अगला है रोगी के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, किसकी वजह से कमी हो जाती है। तो इसमें जो ऑपरेशन की कंडीशन होती है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं फास्ट फूड के प्रकार क्या है। इसमें फास्ट फूड के प्रकार क्या है। फास्ट फूड अगर देखें तो ये सभी हैं, जैसे पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, ये सभी जो होते हैं वो फास्ट फूड है। अगला है आहार चिकित्सा का क्या सिद्धांत होता है। अगर आहार चिकित्सा का सिद्धांत देखें तो इसमें दोनों होता है, रोगी को पोषण आहार के संबंध में जानकारी देना और परिवर्तित आहार शरीर के पोषण मांग के अनुरूप होना। तो इस तरीके से ये दोनों आहार चिकित्सा के सिद्धांत होते हैं। उसके बाद अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। रोगी के शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो जो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें ऑपरेशन की वजह से रोगी के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ट्यूब द्वारा भोजन देने की निम्न में से कौन सी विधि है। जो ट्यूब द्वारा भोजन दिया जाता है तो वो कौन सी विधि है, जेजुनोस्टोमी, ये ट्यूब द्वारा भोजन देने की विधि होती है। उसके बाद अंतःशिरीय पोषण द्वारा पौष्टिक तत्व दिए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं। जो अंतःशिरीय पोषक जो पौष्टिक तत्व दिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, जल तथा इलेक्ट्रोलाइट से होते हैं। उसके बाद ये अगले टॉपिक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसे आहार, सामान्य आहार का चिकित्सीय आहार में रूपांतरण। इसमें देखेंगे क्वेश्चन, किस स्थिति में सामान्य आहार को उपचारात्मक आहार में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो सामान्य आहार को चिकित्सीय आहार में तभी परिवर्तित कर दिया जाएगा जब व्यक्ति रोग की अवस्था में होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, रोग की अवस्था में। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता किस रोग में होती है। तो जो पीलिया होती है उसमें कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। उसके बाद अधिक प्रोटीन युक्त आहार, इसमें सभी जो होते हैं मांस, मछली, दूध, इसमें सब में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद है गठिया रोग में कौन सा तत्व कम मात्रा में देना चाहिए। तो जो प्यूरिन होता है वो गठिया रोग में कम देना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग में कैल्शियम अधिक मात्रा में देना चाहिए। तो इसमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा देना चाहिए। स्कर्वी जो होता है उसमें विटामिन सी ज़्यादा देना चाहिए, रतौंधी उसमें विटामिन ए ज़्यादा देना चाहिए, और बेरी इसमें जो विटामिन बी होता है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उसको देना चाहिए। तो ये ऑस्टियोमैलेशिया जो है ये कैल्शियम की कमी से होने वाला तथा विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, तो इसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है ऊर्जा चयापचय। तो चयापचय के प्रकार हैं, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक अपचय होता है, दूसरा उपचय होता है। तो इसमें सा हो जाएगा, आ और बा दोनों हो जाएगा। हम भोजन में मौजूद किस तत्व से ऊर्जा मिलती है। जो हम भोजन करते हैं उसमें किस तत्व से मिलती है। तो ऊर्जा देने की बात करें तो ऊर्जा देने का मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट और वसा का होता है। जब इन दोनों पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रोटीन भी ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये तीनों हो गए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा का उपयोग किन क्रियाओं के लिए किया जाता है। वो कौन सी क्रियाएं होती है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मानसिक क्रियाओं के लिए, मांसपेशी क्रियाओं की गति के लिए, आधारीय चयापचयी क्रियाओं के निर्वहन के लिए। तो इसमें तीनों होता है। ऊर्जा का मापन करने के लिए किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सी इकाई होती है। इसमें किलो कैलोरी और जूल दोनों का प्रयोग किया जाता है।
जो कैलोरीमेट्री शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। उसके बाद है ऊष्मामिति कितने प्रकार की होती है? तो ऊष्मामिति 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष दूसरी अप्रत्यक्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आधारीय चयापचय की दर को निम्न में से कौन सी कारक प्रभावित करते हैं? तो इसमें तीनों हो जाएगा, जैसे आयु, शारीरिक तापमान, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीनों हो जाएगा। अगला है आधारीय चयापचय दर के मापन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? व्यक्ति जागृत अवस्था में हो, शरीर का तापमान सामान्य हो और संवेगात्मक स्थिति सामान्य व अस्थायी हो। तो ये तीनों आवश्यक होता है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं तेज ज्वर की स्थिति में निम्न में से कौन सा पदार्थ वर्जित होता है, जो नहीं खाना चाहिए जब हमें तेज बुखार हो? तो जैसे मिर्च मसाला हो गया, तला भुना, रेशे युक्त, ये सभी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। आगे है तीव्र ज्वर किस रोग से होता है? तो इसमें जुकाम हो गया, टांसिल, जो हमारा टांसिल बढ़ जाता है गले में, उसके बाद निमोनिया, तो इससे क्या हो जाता है? बहुत तीव्र ज्वर हो जाता है। दीर्घकालिक ज्वर क्या होता है? तो ये तीनों होते हैं, तपेदिक, टाइफाइड और पोलियो, तीनों जो होते हैं ये तीव्र ज्वर होते हैं। उसके बाद एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.44 फ़ारेनहाइट होता है एक सामान्य व्यक्ति का। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बुखार की स्थिति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में से कौन सा आहार नहीं देना चाहिए? तो रोटी नहीं देना चाहिए। संक्रमण के कितने प्रकार होते हैं? तो संक्रमण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पेप्टिक अल्सर के उपचार के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? इसमें उत्पन्न अम्ल को रोकना होता है, अल्सर को पुनः होने से रोकना होता है और रोगी को तनाव रहित रखना। तो इसका जो उद्देश्य होता है ये तीनों ही होता है। अगला क्वेश्चन है अतिसार का मुख्य कारण क्या होता है? किस कारण से अतिसार होता है? तो संक्रमण के कारण, विषाक्त जीवाणु के कारण और रासायनिक पदार्थ, ये तीनों ही ऐसे कारण होते हैं जिससे अतिसार हो जाता है। अगला है अतिसार का प्रकार। तो अतिसार के कितने प्रकार होते हैं? एक है सामान्य अतिसार, एक है विशिष्ट अतिसार, उसके बाद अगला है विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाला अतिसार। तो इसमें भी तीनों अतिसार के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है कब्ज का प्रकार नहीं है। कब्ज से तो आप भली बात पीड़ित ही होंगे और नहीं भी होंगे तो हमने वीडियो में पूरा कवर किया है। और कब्ज का प्रकार जैसे मरोड़ वाला कब्ज, मनोवैज्ञानिक कब्ज और निरंतर मल बहता कब्ज। तो इसमें से तीनों तो हो गए। अब सामाजिक कब्ज का कोई मतलब ही नहीं कि सामाजिक कौन सा कब्ज होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सामाजिक कब्ज नहीं होगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं मोटापे का कारण नहीं है। तो धर्म का कोई मतलब ही नहीं है मोटापे से, तो यही नहीं होगा। मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए वसा, क्योंकि वसा से ही तो मोटापा बढ़ता है। अगर वसा ज़्यादा लेगा तो मोटापा और बढ़ जाएगा। मोटापे का कारण है, तो मोटापे के कारण क्या हो सकता है? वसा भी होगी, वंशानुक्रम होगा, जो हमारे माता पिता अगर मोटे होंगे तो उनका बच्चा भी मोटा होता है। और कम शारीरिक श्रम, अगर हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तभी हमारे शरीर में वसा एकत्रित हो जाएगी और हमारा शरीर धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। मोटे व्यक्तियों को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी का भोजन कम करना चाहिए या लेना चाहिए? तो 1000। वैसे सामान्य व्यक्ति को 2-2500 के बीच की कैलोरी लेना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति मोटे हैं उनको अपना वजन कम करना है तो उनके लिए 1000। उसके बाद शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? तो जाहिर सी बात है मोटापा में 20% भार बढ़ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यून भार के व्यक्तियों को अधिक ग्रहण करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का भार कम होता है उनके लिए क्या सही होता है? प्रोटीन सही होता है। न्यून भार की स्थिति कब उत्पन्न होती है? किस समय न्यून भार मतलब कम भार, जो व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। उपवास में, जब हम ज़्यादा व्रत रहते हैं। भोज्य पदार्थों के त्रुटिपूर्ण चुनाव में, कुछ भी हम खा लेते हैं चाहे इसमें कोई पोषक तत्व हो या ना हो। उसके बाद गंभीर रोगों में, ये तीनों ऐसे कारण होते हैं जिसमें व्यक्ति का भार कम हो जाता है। किस ग्रंथि से निकलने वाले रस से अधिक स्राव से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है? तो ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है तो व्यक्ति दुबला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एथेरोस्क्लेरोसिस संबंधित है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो बीमारी होती है वो किस अंग से संबंधित होता है? तो वीडियो में हमने बहुत भली बात ही अच्छे से समझाया है। जो हृदय संबंधी रोग होता है ये इसका संबंध हृदय से होता है। तो ये कौन सा रोग हो गया? हृदय संबंधी रोग। हृदय रोगी के लिए वर्जित है। हृदय रोगी को क्या नहीं खाना चाहिए? अंडे का पीला भाग नहीं खाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है। ये जो कारण दिया गया है इसमें से उच्च रक्तचाप का क्या कारण है?
है। तो नहीं सामाजिक कारण है। ये उच्च रक्तचाप का जो मुख्य कारण होता है वो धूम्रपान तथा मदिरापान होता है। इससे उच्च रक्तचाप हो जाता है। उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? चक्कर आना, सिर में दर्द होना, उल्टी होना आदि इसके लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी किसकी शाखा है? जो अंतःस्रावी होती है वो किस शाखा के अंतर्गत आती है? जीव विज्ञान और चिकित्सा ये दोनों शाखा के अंतर्गत आती है, इसलिए आ और बा दोनों हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? तीनों होती हैं, हाइपोथैलेमस, अग्नाशय और पिट्यूटरी। थायराइड के प्रकार हैं तो दोनों होते हैं, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा जब बढ़ जाता है और हाइपो मतलब होता है जब कम हो जाता है। हाइपर थायराइड के लक्षण हैं कौन कौन से? अनिद्रा, घबराहट, वजन कम होना आदि उसके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथियां कितने प्रकार के ऊतकों से बनी होती हैं? तो 2 प्रकार के ऊतकों से बनी होती हैं। अधिवृक्क वल्कुट की कितनी परतों में को बांटा जा सकता है? तो उसको 3 परतों में बांटा जा सकता है। अग्नाशय रोग के प्रकार हैं कौन कौन से? तीव्र पैंक्रियाटाइटिस और दीर्घ अस्थायी पैंक्रियाटाइटिस, ये 2 प्रकार होते हैं, तो इसलिए सा हो जाएगा, आ और बा दोनों। बीटा सेल स्रावित करती है कौन सा? इंसुलिन स्रावित करती है, जो मधुमेह के अपोजिट होती है। अगला क्वेश्चन है, जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। मधुमेह रोग में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को पॉलीफेगिया कहा जाता है। मधुमेह रोग के लक्षण हैं तो उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं? बहुमूत्रता, बार बार मूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, अधिक प्यास लगती है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए ये तीनों लक्षण हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इतने सारे बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।